दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज कुछ अच्छे टॉपिकों के साथ हम आपके सामने हैं। और पहला टॉपिक जो हमारे बीच में है वो सी बख्तौन को लेकर है। और सी बख्तौन को आप जानते हैं, मोदी जी ने बहुत प्रमोट किया है पिछले कुछ सालों में। और आज उसी को जीआई टैग मिल चुका है। सी बख्तौन कहाँ से बिलोंग करता है, ये क्या है, जीआई टैग मैंने पिछले उसमें बताया था कि क्यों मिलता है और किस चीज के लिए जीआई टैग जो है बनाया गया है, वो सारी चर्चा हम एक बार कर चुके हैं। जब नॉर्थ ईस्ट का एक वो जो सरहिंद था, जिसको जीआई टैग मिला हुआ था पिछले हफ्ते में, तो मैंने उसको भी कवर किया था। आज हम सी बख्तौन के साथ आए हैं। सी बख्तौन वैसे तो एक सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, विटामिन सी से भरपूर है। इसमें ओमेगा 3 की भी मात्रा अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में रहता है। और बॉडी के ग्लो के लिए, स्किन जैसी बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे एक मित्र हैं, इसी इंस्टीट्यूट में हैं, उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि आप 2 शीशियाँ हमारे लिए मँगा दो। मैं कोशिश करूँगा कि लद्दाख में अगर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिलता है, जहाँ ये पाया जाता है, उनके लिए 2 शीशियाँ ज़रूर मँगाएँगे। लेकिन पहले इसके बारे में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है? क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है? हमारे लिए इसमें से क्या चीज़ें हम जो हैं वो पिकअप कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें आज के इस पूरे के पूरे हम अपने लेक्चर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जीआई टैग का जो मसला था उसमें क्या था कि इसका सी बख्तून क्या है, तो एक तरह की हर्ब है, जड़ी बूटी बोलते हैं। इसको पहाड़ी बेरी भी बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि ये बेर की तरह इसका आकार होता है, आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है? और ये खाने में बहुत ज़्यादा खट्टी और अजीब टाइप की लगती है। लेकिन ये गुणों के मामले में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कई तरीके के गुण हैं इसमें, ठीक है? तो ये क्या है, एक हर्ब है जो कि ईस्टर्न हिमालय कोल्ड डेजर्ट में पाई जाती है। और कोल्ड डेजर्ट क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी जो लोकेलिटी है वो हिमालयी क्षेत्र के, जो तराई हिमालय पाया जाता है हमारा, लद्दाख का इलाका है, वो सूखा हिमालय, कोल्ड हिमालय जिसको बोला जाता है, डेजर्ट बोला जाता है, उसमें इसको बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कई सौ एकड़ में इसकी खेतियां भी होती हैं। और अब तो इसको बहुत ज्यादा, जब से मोदी जी ने ब्रांडिंग कर दी, तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है दुनिया में कि अब इसके लिए लोग वहां तक जाते हैं। लद्दाख ट्रिप पे गए, वहीं पे अपना इसको तोड़ के अपने बैगों में भर के और फिर लाते हैं लोग, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसके साथ हैं। स्थानीय नाम है लद्दाख गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? इसको लद्दाख का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ की प्रमुख खेती भी है, वहाँ की उपज भी है, और वहाँ पर आय का एक मुख्य स्रोत बन चुकी है पिछले कुछ सालों में, ठीक है? नेचुरल वैल्यू क्या है इसकी, कि न्यूट्रिशन वैल्यू है कि विटामिन सी इसमें पाया जाता है ना? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये, और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इकोलॉजिकल रोल क्या है, कि मिट्टी के इरेशन को रोकता है, ध्यान रखना। इसका इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, तो ये मिट्टी के कटाव को रोकती है। यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, तो ये बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो हिमालय का जो अपर्दन होता है, मृदा का जो हिमालय पे जो अपर्दन है, उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। जैसे हमारे कोरल क्षेत्र में बहुत सारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का काम क्या है, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। और अगर मान लो कि कोई चक्रवात या कोई बाढ़ इस तरीके का कोई अगर वैसी खतरा है उनको, तो वो उस समय हमारे इकोलॉजी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये नेचुरल रूप से, इकोलॉजिकल रूप से क्या करता है, कि मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, ठीक है? इसके कई लाभ हैं। स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देता है, मैंने बताया, जैसे जूस हो गया, इसका जैम हो गया। नेचुरल तरीके से जो स्थानीय स्तर पे कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जिनको और कहीं बनाना, मतलब वो नेचुरली बनती हैं वहां पर। और इसकी इसी विशेषता और इसी गुण के कारण इसको क्या मिला, अभी जीआई टैग मिला। जीआई टैग के बारे में बताया था कि 10 साल के लिए मिलता है, एक बार अगर मिल जाए तो। 1999 में जीआई टैग की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। 2003 और 4 में इसको क्या बनाया गया, इसको एक एक्ट का रूप दे दिया गया, इसको पारित कर दिया गया। और जीआई टैग क्या करता है, तो किसी विशेष वस्तु की जो है वो क्या बढ़ा देता है, वैल्यूएशन बढ़ा देता है। एक तरह का लेवल है। अगर मान लो कोई वस्तु में जीआई टैग का लेवल दिया गया है, इसका मतलब है कि वो वस्तु जो है वो विशेष है, और उसको क्या मिलता है, एक संरक्षण मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? अब कोई वस्तु मान लो एक्सपोर्ट हो रही है, उस पर जीआई टैग लगा हुआ है इंडिया का, तो उस वस्तु की क्या बढ़ जाएगी,
कीमत बढ़ जाएगी कि भाई ये जीआई टैग है, एक विशेष पहचान का कोई का नाम से वो है पदार्थ है, कोई विशेष वस्तु है भारत से जो आ रही है, और इसकी एक विशेष भौगोलिक सांकेतिक तरीके से इसको इंगित किया गया है कि ये वहां का एक विशेष पदार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से जीआई टैग का महत्व है। 2004 में पहली बार मैंने बताया था कि सबसे पहले किसको, सबसे पहले चाय को, दार्जिलिंग चाय को हमें क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। और वो क्यों मिला था, क्योंकि दार्जिलिंग चाय सुबह सुबह बेड टी से स्टार्ट होती है। तो किसी नेता को अगर समझ में आया होगा, वो इस मिनिस्ट्री में होगा, उसने सुबह सुबह चुस्की ली, उसे चाय की अच्छी खासी तलब रही होगी, और सुबह सुबह उसने दार्जिलिंग चाय किसी ने दी होगी कि ये देखिए साहब हमारे यहाँ की विशेष चाय है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। नेता ने चुस्की ली होगी, और उसके बाद उसका दिमाग एकदम 200 की स्पीड से काम करने लग गया होगा, और उसके बाद नेताजी को याद आया होगा कि आज पार्लियामेंट में यही लेके छोड़ देते हैं, ऑर्डर पास कर दिया होगा, हम पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को देते हैं। इसने क्या कर दिया, हमारे दिमाग को रिफ्रेश कर दिया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जीआई टैग की भारत में शुरुआत हुई। आज इसमें तो ये चौथा लद्दाख का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला, सी बख्तून को। पश्मीना है उसको भी मिल चुका है, एक कोई वहां का फल है उसको भी मिला हुआ है, ये चौथा है कुल मिला के। ठीक है, जीआई टैग क्यों मिला, स्प्रेट रीजन की विशेषता परिस्थितियां। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, स्प्रेट रीजन की विशिष्ट परिस्थितियां, हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड डेजर्ट और अनूठी जलवायु की प्राकृतिक रूप से उगता है। इसमें कोई मतलब स्थानीय समुदायों की पारंपरिक कल्टीवेशन और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रथाओं को मान्यता प्राप्त है। स्प्रिट की विशिष्ट पहचान है, गुणवत्ता और विशेषताओं की रक्षा के लिए इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने जीआई टैग के बारे में आपको बता दी। ये तो मोटी मोटी एक फोटो है, के पीछे का पूरा हमने एक आपको बैकग्राउंड दे दिया है। ठीक है, इसके बारे में एक, ठीक है, जीआई टैग स्थानीय उत्पादों को पहचान होती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इससे इसका भाव क्या बढ़ेगा, बाजारों में इसका भाव की कीमत अच्छी हो जाएगी, इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, अतिरिक्त मुनाफा पाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी, आय के अवसर बढ़ जाएंगे। अभी पिछले साल जब मोदी जी ने पिछले 2 साल पहले जब मोदी जी ने पख्तून को हरे मन से जब बोला था, इसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया था इसकी बिक्री में और लोग जान पाए थे। इसीलिए एक लीडर का काम केवल देश में पॉलिसियाँ निर्माण करना नहीं है। कई बार कुछ चीज़ भी की जाती हैं, भाई वो संदेश पहुँच जाए। ठीक है? अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है? उड़ान का पूरा का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ये मुझे अभी पता चला, मुझे जनरली ये लगती थी कि ये टैग लाइन है यहाँ की, पर मुझे पता लगा कि ये उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान से ही निकली हुई चीज है। और मोदी जी जब बोलते हैं कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफर, वो इसी स्कीम के तहत संभव होता है। ध्यान रखना, एविएशन इंडस्ट्री में सरकार का ये मानना था, ये इंडस्ट्री हमेशा से कैसे लोगों के, ये हमारे जो अपर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इनके लिए ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो एग्जिस्ट करती है। पर सरकार ने इस माइंडसेट को बदला। उड़ान स्कीम के तहत बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया, अपने लोकल और हमारे जो कनेक्टिविटी है, लोकल कनेक्टिविटी, हमारे लोकल हवाई अड्डे हैं, उनकी बढ़ोतरी की गई, हवाई पट्टियों की बढ़ोतरी की गई, हमारे जो हेलीपैड हैं 200 हेलीपोर्ट पैड का लक्ष्य है, 100 हवाई अड्डों का लक्ष्य है। देखो, तो नए एयरपोर्ट्स है ना, एयर स्ट्रिप और हेलीपोर्ट्स का विकसित करने का भारत सरकार का लक्ष्य है, 200 हेलीपैड्स विकसित करने का लक्ष्य है। तो ये कौन सी स्कीम के तहत है, तो ये उड़ान स्कीम के तहत है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये इसका पूरा वो है। उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच में लाना था। इसके लिए सरकार ने बहुत सारा बजट एलोकेट किया। धीमे धीमे उस बजट का एलोकेशन के साथ हमने ग्रीन जोन बनाए, ग्रीन पट्टियां बनाई,
और वो सारी की सारी अभी हम देखेंगे उनमें क्या हुआ, ये सारी चीजें। और मैं ये क्यों लेके आया हूँ, 2000 यूपीएससी 2017 के यूपीएससी सीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ान योजना के तहत जो हवाई यात्रा है या हवाई जहाज़ों का जो निर्माण है, जो अवसंरचना हो रही है, उसमें पीपीपी मॉडल किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है या उड़ान योजना उसमें किस तरीके से भूमिका निभा रही है, उसके ऊपर संक्षेप में चर्चा करें। ये क्वेश्चन बना हुआ था और इस क्वेश्चन को 2017 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है? तो उसी के तहत जब मॉडिफाई उड़ान स्कीम जो हुई, ये फेज़ जो है वो 5वें फेज़ की अभी इन्होंने इनॉग्रेशन किया, मोदी जी ने। कहाँ पे किया? तो राजस्थान में किया, ठीक है? और जोधपुर में इसका एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया, आप किसी भी योजना की सीरियसनेस इस बात से लगाया करिएगा कि जब सरकार उसके लिए बजट एलोकेट करती है, तब समझ लीजिएगा कि सरकार इस दिशा में बहुत ज्यादा सीरियस। हम भाषणबाजी कुछ भी कर लें, हमने कहा कि हम ना चांद पर प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन अगर चांद पर प्लॉटिंग करने के लिए आपको अगर पैसा ही नहीं दिया गया, आपको रोड मैप ही नहीं दिया गया, तब आप क्या कर लीजिएगा? तो अगर आपकी सीरियसनेस आपके बजट में भी दिखती है, इसका मतलब साफ है कि सरकार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस मोड में है। और उसी के तहत उन्होंने कितना, लगभग 29,000 करोड़ का बजट पास किया। और इसमें ये सारे के सारे इंफ्रा को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आप देखिए इस इंडस्ट्री में एयर इंडिया डूब गया था, किंगफिशर डूब गया, सहारा एयरलाइंस डूबी, हमारे जितने डोमेस्टिक प्लेयर थे वो सारे के सारे, या तो इसमें क्योंकि ये अल्ट्रा लग्जरी इंडस्ट्री मानी जाती है, जहां पर केवल क्या है, अमीर लोगों का कब्जा होता है, माना जाता है ऐसा, ठीक है? तो सरकार का मानना ये है, इसको कहाँ लाया जाए, गरीब लोगों की जद में भी लाना जरूरी है। और अगर ये चीज सक्सेस हो गई, सोचिए आप, हमने कृषि यात्रा चालू की, कृषि यात्रा 2.0 चालू की। हमने क्यों की? उसमें हमने जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनको हमने एयर डंपिंग करने की सुविधा के द्वारा विकसित करी थी। बात समझ में आई आपके? तो ये क्यों जरूरी है, इसके हमने सारे आयामों पे बात कही आपसे कि मॉडिफाई जो उड़ान स्कीम है वो उसका क्या महत्व है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है? पीपीपी मॉडल की हमने व्याख्या उसमें की थी। अब देखिए नई चीज क्या है। ब्यूटाइल मिनरल जो हैं, ये इसके बारे में अभी एक चर्चा आई है कि भारत में इसकी उपलब्धता क्या है। तो ये दूसरे नंबर पे भारत इसकी उपलब्धता में है। ये वैसे होता क्या है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। और ये कहाँ मिलता है, तो जहाँ पर जल का बहुत ज्यादा वो होता है, दबाव होता है, वहां पर ये कोस्टल एरिया में ज्यादा पाया जाएगा। जैसे हमारे कोस्टल एरिया है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया। इन जितने भी हमारे कोस्टल एरिया क्षेत्र हैं, समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर जब बहुत सारा दबाव पड़ता है, वहां पर क्या बनता है, टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है। और ये रूटेल्स टाइटेनियम ऑक्साइड का एक प्राकृतिक रूप है। इसको क्या किया जाता है, तो इसका काम क्या है, इसका काम सौंदर्यीकरण में है, ब्राइटनेस में है। जैसे ब्राइटनेस हो गई, वाइटनेस बढ़ाने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। और बहुत सी जगह पे यहाँ पे पॉलिशिंग वगैरह कुछ विशेष मिश्र धातुओं में इसका उपयोग हो जाता है ना? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा उपयोग हो जाता है, क्योंकि वहां पर अल्ट्रा लग्जरी जब चीजें बनाते हैं तो क्या चाहिए आदमी को, वाइट एकदम, ठीक है? तो वहां पर इस चीज का उपयोग बहुत ज्यादा है। भारत की इन इंडस्ट्रियों को इसका क्या मिलेगा, उपयोग में इसका फायदा मिलेगा। जैसे पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, सेरेमिक वाइट पिगमेंटेशन के रूप में, उच्च ओपेसिटी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज अभी कहाँ, हमारे कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा मिली। और उसको क्या किया हम लोगों ने, इंगित किया है। अब इसका महत्व क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट प्रदान करता है, जो ब्राइटनेस और वाइटनेस और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। कई उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है,
भारत के खनिज संसाधनों और निर्यात क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक है। हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। यूरोप वगैरह में लग्ज़री बहुत ज़्यादा देखी जाती है। किस चीज़ में? इन सारे प्रोडक्ट्स में। और इन सारे प्रोडक्ट्स में मान लो काँच बनाया हमने और उसमें ब्राइटनेस, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वो काहे से आएगी? वो इसी से आ जाएगी। ठीक है? तो इससे अगर आ गई तो फिर क्या होगा? उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। तो ये भारत में उसकी कोई कमी नहीं है, नेचुरल रूप से उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है? तो ये हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़। अगली चीज़ देख लेते हैं। अगली चीज़ है मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र प्लेटफ़ॉर्म जो है, अभी इसको लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या था? आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया। तो नेशनल मेडिसिन कमीशन एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेज को इसे इस्तेमाल करने का दिशा निर्देश दिया। इसको क्या किया? दिशा निर्देश दे दिया कि आप सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले ये कुछ लोगों की जद में था, अब सभी लोगों की जद में पहुँच गया है। तो इसको क्या है? ये बायोमेडिकल रिसर्च में जो पेटेंट फिलिंग की प्रोसेस है उसको सरल बनाएगा। ठीक है? जैसे हमने जेनेरिक दवाओं के लिए किया था। जेनेरिक दवाओं की पहुँच पहले आम लोगों तक नहीं थी, लेकिन फिर उसके लिए ड्यूरेशन तय कर दिया कि आपकी रिसर्च भी निकल आएगी। मान लो कोई आर-एन-डी पे खर्चा कर रहा है, उसने 100 करोड़ रुपए खर्च किया। अब उस कंपनी का क्लेम ये है कि साहब हमने आर-एन-डी की, जैसे हमने अभी वैक्सीनेशन किया। वैक्सीनेशन के पहले क्या हुआ कि भाई अब आर-एन-डी की हमने, आर-एन-डी की तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? अगर हम इस चीज़ को सरकार के द्वारा तो बहुत ज़्यादा खर्च वाली चीज़ है, तो हम उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं कर पाएँगे इस पूरी इंडस्ट्री को। उन्होंने कहा कि साहब एक चीज़ में जब आप रिसर्च करते हो और कोई नई चीज़ बनाते हो, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें ये चीज़ होगा कि आपका खर्चा भी निकल आए और लोगों तक उसकी पहुँच भी हो जाए। लेकिन उसमें ड्यूरेशन रखा गया कि 10 साल तक आप इसके लिए जो आपकी राइट है उनका उपयोग करेंगे। 10 साल के बाद वो लोगों के सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिए, जिसको जेनेरिक मेडिसिन बोल दिया जाता है। ठीक है? वैसे ही अब आईसीएमआर ने किया। उन्होंने क्या किया कि इसको क्या किया कि अब सब लोगों के लिए एलिजिबिलिटी कर दी कि भाई ये जो है सब लोगों की जद में पहुँच जाए। सब लोगों के लिए इस्तेमाल में आ जाए, उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए। पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड सपोर्ट है इसमें। रिसर्च और पेटेंट के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं इसमें। ठीक है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना ताकि रिसर्च लैब से बाहर निकलकर वास्तविक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बन सकें। ठीक है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब इसको देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे देंगे। प्राइवेट प्लेयर क्या करेंगे कि आप कोई चीज़ जैसे बल्क में हमें बनानी है, मास लेवल पे बनानी है। अब क्या होगा? क्या पेटेंट का हमें क्या नहीं लेना पड़ेगा? एक्सेस भी नहीं लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि साहब उसके बाद हमें रिसर्च लैब से ये बाहर धरती पे आ जाए, वो चीज़ कोई चीज़ धरातल पे आ जाए, उसके लिए हमें सहायता मिल जाएगी। लोगों में प्रोत्साहन बढ़ेगा। यार हमें रिसर्च वगैरह पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, खाली प्रोडक्शन में है, तो वो अपने उस हिसाब से कॉस्टिंग करके और लोगों के लिए अवेलेबिलिटी बनाएँगे। ठीक है? इनोवेशन रिसर्च अपनी इनोवेशन सबमिट करता है। एक्सपर्ट वे नोवेल्टी क्या है कि पेटेंटेबिलिटी एक्सेस करते हैं और आईपी सपोर्ट क्या है कि ड्राफ्टिंग, फिलिंग और प्रोसिक्यूशन को पूरी सहायता प्रदान की जाती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, हमारी जो रिसर्च और जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें हेल्प भी करते हैं। ठीक है? अब देखो 3 चीज़ों के मैंने यहाँ क्वेश्चन उठाए हैं। उनको थोड़ा देख लेते हैं मेंस के हिसाब से, आपको थोड़ा इसको लिखना है। कि उड़ान स्कीम ने भारत में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को कैसे बदला है? ठीक है? मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के नए प्रधान प्रावधानों के आलोक में की सफलताओं और चुनौतियों का विश्लेषण करें। सफलता मैंने आपको बताई, चुनौतियों में ध्यान रखना है 1-2 चीज़ें मेंशन करना। एक तो बहुत ज़्यादा फ्यूल महँगा होता है, ठीक है? तो उसकी बड़ी समस्या आएगी क्योंकि आदमी लंदन जाता है तो वहाँ तो पे कर देता है वो, कि वो वाली क्लास अलग है। लेकिन जब हम इसको डोमेस्टिकली यूज़ करेंगे तो उसमें बड़ी दिक्कतें आएँगी। तो ठीक है, एक तो कॉस्ट कटिंग की बड़ी समस्या आएगी, सरकार इस पे कुछ करेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ है ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे करें वही चीज़, उसमें क्या होगा, उसमें सरकार को बहुत सारे टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला, बहुत सी इस इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो डूब चुकी हैं पहले। सहारा का नाम मैंने आपको बताया, किंगफिशर का नाम मैंने बताया, एयर इंडिया का नाम मैंने बताया था, ठीक है? वो सारी चीज़ें ऐसी थी। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है? सफलताएँ क्या हैं? देखो मैंने उसको फ्रेमिंग भी किया है। हवाई यात्रा आम नागरिकों की पहुँच तक लाए, किरायों में कमी और
अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में सुधार हुआ है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को, दूरस्थ क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। इसकी बहुत बड़ी सफलता है। हम अभी तक जो ऑपरेशन करते हैं अपना एविएशन सेक्टर में, वो कहाँ करते हैं? टियर 1 सिटी में। लेकिन उड़ान स्कीम के तहत टियर 2 और टियर 3 सिटी जो हैं, उस तक भी इसका एक्सेस मिले, इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? काम कर रही है। तीसरी चीज क्या है? पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होगी। छोटे शहरों में एयरपोर्ट अवसंरचना और संस्थानीय रोजगार में सृजन होगा। हेलीकॉप्टर और सी प्लेन ऑपरेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक 5 चरणों में 80 हवाई अड्डे हेलीकॉप्टर को जोड़ा गया है। हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा 6 है का नाम से 100 एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है। कमी क्या है? तो घनत्व वाले रूट्स पर वित्तीय स्थिरता की चुनौती है। एयरलाइनों की सीमित संख्या और संचालन लागत अधिक है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर अवसंरचना और एमआरओ नेविगेशन सुविधाओं में कमी है। अंतिम छोर तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का अभाव है। मौसम विशेषकर पहाड़ी, पूर्वोत्तर, तटीय क्षेत्र संरचना जटिल है। जागरूकता, डिजिटल बुकिंग और रखरखाव संबंधी चुनौतियां बहुत सारी हैं। ठीक है। नए प्रावधान है 29,000 करोड़ की नई आवंटन, 100 एयर एयरोडोम्स और एयरपोर्ट्स वगैरह, इनकी पेट्स वगैरह को विकसित करना है। पहाड़ी, पूर्वोत्तर और सीमा क्षेत्र पर विशेष फोकस है। क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी और पर्यटन पर भी बल दिया जा रहा है। और निष्कर्ष बाद में निकलता है कि भारत के समावेशी और सतत क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए वित्तीय मॉडल, अवसंरचना क्षमता निर्माण और बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम में सी वक्तून जैसी हर्ब्स स्पीसीज की भूमिका पर चर्चा करें। जीआई टैगिंग किस प्रकार पारंपरिक कृषि उत्पादों और लोकल लाइवलीहुड को संरक्षण प्रदान करती है, इस विषय पे भी चर्चा करें। ठीक है। इसका मैंने कुछ बोची, इसकी भूमिका क्या है, इस संरक्षण के लिए काम क्या है, जीआई टैग के बारे में आपको बताना है, और बाद में निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे। 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के पेटेंट फिलिंग में क्या चुनौतियां रही? मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र प्लेटफॉर्म जैसी इनिशिएटिव इन चुनौतियों को कैसे हल कर सकती है? उपयुक्त उदाहरणों को देकर इसकी व्याख्या करिएगा। ठीक है। तो चुनौतियां हमने बताई कि आईपीआर जागरूकता की कमी है, पेटेंट फिलिंग की उच्च लागत है, प्रक्रियाएं जटिल हैं, तकनीक हस्तांतरण भी दिक्कत थी, अनुसंधान संसाधनों और उद्योगों के बीच कमजोर समन्वय है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पेटेंट मानकों दस्तावेजों की क्षमता सीमित है। परिणाम स्वरूप कम पेटेंट फाइलिंग, कम कमर्शियलाइजेशन होता है। और इसके क्या है भूमिका? तो आईसीएमआर द्वारा लॉन्च, एनएमसी द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों को उपयोग द्वारा दिशा निर्देश करना होता है। गवर्नमेंट फंडेड सपोर्ट, टाइपिंग फाइलिंग, विशेष सहायता, आईपी एक्सटेंशन, सरल एकीकरण प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर जागरूकता, शोध लैब के उत्पाद तक की यात्रा, ये सारे इसकी भूमिका हैं। उदाहरण वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक, बायोकेमिकल, मेडिकल डिवाइस। कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित भारतीय नवाचारों के पेटेंट संरक्षण का लाभ मिलेगा। स्टार्टअप और एमएसएमई को बायो मेडिकल इनोवेशन के व्यवसायीकरण में सहूलियत मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो अभी आईसीएमआर ने किया है, उसके लिए क्या होगा? मील का पत्थर साबित होगा। अब देखो क्या है कि इनोवेशन पेटेंट मित्र प्लेटफॉर्म जैसी पहले भारत में मेडिकल इनोवेशन को सशक्त बनाएंगी, आईपीएस सुरक्षा को बढ़ाएंगी और अनुसंधान के वास्तविक समाधान तक पहुंचेंगी, सुनिश्चित कर सकेंगी। ठीक है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाम को हम लोग क्या करेंगे? कीप करेंगे। बात समझ में आई? ये सारे के सारे लब्बो लुआब को हमने आपके सामने परोसा है। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं। तीनों क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम किया है। ठीक है। अब देखते हैं आप इसके लिए, ये क्या चीज है? तो लोआखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में पाई जाती है। ठीक है। और ये इसमें क्या हुआ
तो इसमें कुछ इनलीगल इंक्रोचमेंट किया है वहां के स्थानीय लोग, जिस वजह से ये क्या हुई, चर्चा में आ गई। अब ये है कहां पर, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में है पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में जब सारा का सारा क्षेत्र है, तो ये किन चीजों से और क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या हुआ कि असम सरकार ने क्या किया कि एक वो लगाया, वहां के स्थानीय जो इंक्रोचमेंट लोग कर रहे थे उनको स्ट्रिक्टली वहां से हटाया और इन सारी चीजों को क्या किया, सेव किया, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, सिचुएटेड द नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, नौगांव, ठीक है। नौगांव वहां पे एक जिला है, वहां पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। अलोंग अलोंग द साउदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र के साउदर्न बैंक के जो इलाका है वो वाला पूरा इलाका ये है, ठीक है। और ये किसके करीब है, तो ये आपका जो फॉर्म पार्ट ऑफ द काजीरंगा कार्बी, जो वहां का एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी में क्या अंतर होता है वो आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, मैं बेसिक बता देता हूं आपको। जो नेशनल पार्क होता है उसमें आपके पेड़ पौधे, कोई हिस्टोरिक जगह, वहाँ के जानवर स्पीसीज, सबको संरक्षण दिया जाता है। और जो बर्ड सेंचुरी होती है उसमें क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक चीज को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक अंतर जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काजीरंगा क्या है, नेशनल पार्क है, और ये क्या है, तो लोआ खोआ जो है वो बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है, और ये काजीरंगा का ही एक्सटेंशन रूप है, ये मान लीजिएगा। और काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये धरती पर केवल यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। एक सींग वाला जो गेंडा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये केवल राइनोसोर्स ये यहीं पाया जाता है और कोई कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। और ये एक्सटेंशन किस चीज का है, जो लोआ खोआ जो बर्ड सेंचुरी है, तो एक्सटेंशन ही काजीरंगा का, मतलब पूरा वेस्ट बैंक का जो इलाका है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो वेस्ट बैंक है इलाका, वो पूरा का पूरा इलाका यही है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इनलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ा, इनलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ा, तो सरकार के स्तर पर क्या कोशिश की गई, सरकार के स्तर पर यह कोशिश थी कि वहां पर इंक्रोचमेंट हटाया गया और फोर्सफुली हटाया गया। उससे क्या है, अब आपको इससे सरकार की मंशा समझ में आती है। इंस्टीट्यूट ये नहीं है कि आप काम हो गया तो काम कोई भी गलत कर सकता है, उसमें कोई मैं वो नहीं मानता कि इसमें सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। गलती होने के बाद सरकार क्या कर रही है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीजें रही, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, हैबिटेट फॉर द वन ऑनर्ड राइनोसोर्स के, जो मैंने बताया आपको, काजीरंगा में पूरे में यही यही मिलते हैं, ठीक है। सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, स्पैम डियर, होंग डियर, ये यहाँ पे पाए जाती हैं, इतनी स्पीसीज ये सारी की सारी यहाँ पाई जाती हैं, जो मैं आपको दिखा दी, ठीक है। और रिसेंटली न्यूज, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बताया आपको कि एनक्रोचमेंट बनाया था लोकल लोगों के द्वारा। ये देखो बिल्डोजर चल रहा है, अब बिल्डोजर नीति हर जगह फेमस हो रही है, कहीं झोपड़ियों पे चल जाती है, कहीं जमुना को सफाई के लिए चल रही है। बाबा जी ने बुलडोजर इस तरीके से फेमस किया कि वो हर राज्यों में अब डिमांडिंग चीज बन चुकी है, ठीक है। तो जो वहां ले गए होंगे, सरकार कैसे ले जा पाई होगी, ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके ये बुलडोजर चला रहे हैं, क्या बुलडोजर की डिमांड है साहब, ठीक है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। Doa is notified as a wildlife sanctuary, ठीक है। Under this act, ensuring the legal protection of the flora, fauna and habitat, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, या पर्यावरण के कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया, फ्लोरा, फोना एंड हैबिटेट क्या है, वो सारी की सारी चीजें, हैबिटेट क्या है, तो तीन चार चीजों से। और ध्यान रखना, जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर आदमियों का आगमन हो सकता है, ये कॉमन बात है। लेकिन अगर कोई, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में किसी भी तरीके से आप किसी भी आदमी को इंटरेक्शन वहां पर नहीं होता है, आना जाना वहां पे वो सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट तीन तरीके से काम करता है। उसमें क्या है, एक तो कोर है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर, तीन लेयर में काम है। कोर में आपके रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी चीजें, ऊपर आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, लोगों के आदान प्रदान होगा, लोग वहां पर रह भी सकते हैं, ठीक है।
और जो मिडिल पाथ जो होता है उसमें क्या होता है, कई जगह रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी और कई जगह खुली रहेंगी चीज। तो आदमियों के आवागमन के लिए नेशनल पार्क पूरी तरह से प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर आप किसी भी आदमी को अगर जाएगा तो वो क्या जाएगा, प्रोटेक्शन के साथ जाएगा। बर्ड सेंचुरी में क्या है कि वहां पर चीजें हो सकती हैं, लेकिन हैबिटेट में क्या है, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो मैंने बताया वहां कई जगह रिस्ट्रिक्शन भी है, कई जगह खुली भी है, कई जगह दोनों का मॉडल चलता है, ठीक है। तीनों चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जो अगली में समझाने की। एनक्रोचमेंट, regrading crop damaging and the resource competition lead to the increasing conflict in the region। अब हो क्या रहा था यहाँ पर कि लोग जो हैं दिनों दिनों दिन, जैसे यमुना पे है, यमुना का जो गार क्षेत्र है वहां पर पहले किसी ने क्या किया, तो पॉलीथीन डाल दी। पॉलीथीन डालने के बाद जो पॉलीथीन थी ना, उस पॉलीथीन के नीचे से क्या निकल आया, एक कंक्रीट का एक बढ़िया सा ढांचा अंदर ही अंदर बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब आप इंक्रोचमेंट की दिक्कत देखो कि कैसे होती है। गांव में आप कभी जाना किसी भी गांव में, गांव में पहले क्या होता था कि सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, और सड़कें जो चौड़ी हुआ करती थी उसके सामने क्या बनाते थे वो, एक छोटा सा गुम्मा रख देते थे, ईंट, ठीक है। ईंट रखने के बाद क्या करते थे, उस ईंट को फिर क्या करते थे, स्टेबल कर देते थे। कैसे, उसमें कंक्रीट डाल देते थे। अब ईंट के ऊपर फिर क्या रख देते, एक और ईंट रख देते थे। तो वो क्या हो गया, वो जीना लग गया। कहां पर, रोड पे, रोड पर जीना लगा दिया आपने, सीढ़ी लगा दी। और फिर क्या किया, नीचे वाली सीढ़ी को जहां पर दो गुम्मे रखे थे, दो ईंट रखे थे, और दो ईंट को क्या किया आपने, आपने 5-6 ईंटें डाल दी नीचे, उसके ऊपर 4 ईंट, फिर 2 ईंट। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम आपने क्या किया, इंक्रोच किया। फिर जब कभी आए, जैसे आपके एमसीडी वाले आते हैं, एमसीडी वाले आते हैं तो एमसीडी वाले क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि सर ये आपने इलीगल कब्जा कर रखा है। मैंने यहाँ पे देखा मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में सबसे पहले गमले रखे जाते हैं घर के सामने, गमलों में पेड़ लगाए जाते हैं। साहब हम तो बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, हम पर्यावरण की बहुत सुरक्षा की चिंता करते हैं। हमने पीपल का पेड़ काटा और मनी प्लांट का पेड़ हमने अपने दरवाजे पे लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या है, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अगली चीज चली, उसमें ये चीज सामने आई कि साहब जहां पे गमले रखे थे वहीं पे एक बाउंड्री बन गई, गुम्मे रख गए वहां पर। फिर इसके बाद वो कब्जा ले लिया गया। फिर क्या हुई, गाड़ी की पार्किंग बन गई। गाड़ी की पार्किंग के ऊपर फिर एक खम्मा लगा दिया गया, खम्मे के ऊपर क्या लगा दिया गया, एक छद्दर डाल दी गई। और अब वो क्या हो गई, अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी गई। कहां पर, रोड पर, जहां फुटपाथ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा लोगों के फुटपाथ पर चलने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं जो अभी आज की चर्चा कर रहा हूं ये उस जगह से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझा सकते हो, लोगों ने यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट किया था, है ना। फौना एंड फ्लोरा, ये सारी चीजें हैं। देखो स्वैम्प डियर है, एलिफेंट है, एक सींग वाला ये है, राइनोसोर्स है, ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल है, वाटरलैंड एंड ग्रासलैंड हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए आगे की चीज, अब एक नई प्रजाति की खोज हुई है, एक नए बैक्टीरिया की खोज हुई है। बैक्टीरिया क्या है, तो यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, माइक्रोमोनस पोर्शिया जो है इनका बैक्टीरिया, इसका नाम क्या रखा गया, श्यामा प्रसाद प्रसादी रखा गया। और श्यामा प्रसादी कौन है, तो भाजपा के जो फाउंडर मेंबरों में से हैं वो थे। तो ये बंगाल में चूंकि खोज हुई है तो इन्हीं के नाम पे की रिस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो माइक्रो मोनोस्पोरा वंश का ये नया बैक्टीरिया स्पीसीज है, मृदा से पृथक किया गया एक्टिनोमाइसेट है, संभावित रूप से नए बायोएक्टिव कंपाउंड का स्रोत है, और एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और औषधीय अनुप्रयोग की संभावना के लिए उपयोगी है। जैव प्रौद्योगिकी और दवा विकास के लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो, ठीक है। ये कोई नई चीज अगर आपके सामने आई तो इसके सामने उसका नाम दे देंगे, पीटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक चीज ये देख लो बस आप कि महाराष्ट्र में मिला एक नया प्लांट स्पीसीज जिसका नाम क्या रखा है अपन ने, अग्नि, आग का
आग का पेड़ रख दिया गया है, क्योंकि यह फायर प्रोन ग्रासलैंड में पाया गया है। तो क्या रख दिया गया, हमने अग्नि नाम दे दिया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में हमने आपको बता दी हैं। फायर इकोलॉजी और प्लांट अडेप्टेशन को समझने में सहायता मिलेगी इससे। संरक्षण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण चीज है। ये कहाँ पाया गया, तो महाराष्ट्र के सतारा में पाया गया। सारी चीजें देख ली, सारी चीजें आपने इन सारी चीजों को देख लिया। अब आगे चलते हैं, बस लास्ट में बस ये जो चीज बची हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई उड़ान स्कीम के संदर्भ में ये एमसीक्यूज हैं, आपको पीटी बेस्ड रहेंगे। कौन से कथन सही हैं, इसके तहत 28,840 करोड़ की एलोकेशन की गई है। इसका लक्ष्य 100 नए एरोड्रोम्स और 200 हेलीपैड्स विकसित करना है। इस स्कीम के तहत एयरलाइंस को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब आप बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर एक नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी वही कर रही है। ठीक है, में क्या है, कोड 1 और 2, 1 2 2 और 3, 1 2 3 सब कुछ क्या है उत्तर, ए 1 और 2। क्यों, क्योंकि तीसरे में सब्सिडी वो कह रहा नहीं दी गई है, तो दी गई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं आप कौन सा कथन सही है। यह टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक प्राकृतिक रूप है, मैंने बताया था कि है। भारत में मुख्य कोस्टल हैवी मिनरल्स सैंड में पाया जाता है, ये भी सच है। इसका मुख्य उपयोग स्टील उत्पादन के प्राथमिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 और 2 ही हैं, स्टील के रूप में नहीं। गिलास वगैरह सब कुछ बन रहा था उससे, जहाँ जहाँ ब्राइटनेस वगैरह की जरूरत है वहां पर इस चीज की उपयोगिता है। देखिए, सीवकथोन के बारे में क्वेश्चन पीटी के लिए भी बना है। क्या ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से लद्दाख गोल्ड भी कहा जाता है। यह मुख्य पश्चिमी घाट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के ट्रॉपिकल का पाया जाता है। इसे मिट्टी के इरोजन में रोकने में उपयोगी माना जाता है। अब देखिए आप क्या है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों थे, ये नहीं था पश्चिमी घाट पे कहीं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, जो है वो सत्य ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में राज्य जहां खोजा गया सही सुमेलित है। ठीक है, अग्नि कहाँ खोजी गई थी, अभी बताया मैंने, महाराष्ट्र। श्यामा प्रसादी, असम, ये गलत है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये भी गलत है। उत्तर केवल क्या है, ये सही है। बात समझ में आई। तो ये सारे था आज का पूरा टॉपिक था। हम कल फिर मिलते हैं इसी समय, बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इन सारी की सारी चीजों को हम कहाँ किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए आप। ठीक है, बाकी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।